अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में कुछ हमने ले जनाब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी फौज के महकमा ताल्लुकात आमा एक मरतबा फिर न सिर्फ मंजर आम पर आ गया है बल्कि ISPR की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए न सिर्फ खतरे की घंटी बजाई है बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि फैसलाबाद का पूरा घंटा घर ही उन्होंने बजाता है। और ये इस बात की तरफ इशारा है जनाब कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो टाइम है वो ना सिर्फ कुछ ज्यादा ही खराब होने जा रहा है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस क्राइसिस से खुद को बचा लेना भी एक बहुत ही बड़ा मुआवजा होगा। मुझे ऐसे लगता है कि ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज में जनरल फैज हमीद से वाबस्ता मजीद लोगों की गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल के अंदर जनाब जनरल फैज हमीद साहब ना सिर्फ तोते की तरह बोल रहे हैं, तमाम तर राज को अफशा कर रहे हैं, बल्कि उनके पास मौजूद डिवाइसेस से भी जो फनियर हैं वो ना सिर्फ उबल के सामने आ रहे हैं बल्कि ये फनियर बहुत सारे बड़े सरकर्दा सियासी लीडरों को डसने के लिए भी तैयार हैं। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब के लिए खतरे की घंटी क्यों बज रही है और क्या वाकईतन ये जो तहकीकात का दायरा है ये किसी न किसी मौके पर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब के करीब तक जरूर पहुंचेगा। इस सारे खदशात की क्या वजूहात हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब ज़रा जायज़ा लेते हैं ISPR की तरफ से आज जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ की, क्योंकि आज जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ ना सिर्फ अहमियत की हामिल है बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है जनाब के ये जो इंटरनल नेक्सस था इदारे के अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब का, उसको भी डिग आउट कर लिया गया है। ISPR की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है और इस बात की तस्दीक भी की गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया है। तहवील में लिए जाने वाले अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल भी शामिल है। ये तीनों के तीनों अफसरान का ताल्लुक भी चकवाल से है और ये तीनों के तीनों अफसरान भी जनरल फैज हमीद साहब के राइट हैंड तस्वुर किए जाते थे और बताया ये जाता है कि इन तीनों के तीनों अफसरान को भी फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया है। ISPR का ये भी कहना है कि रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि मजीद कुछ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के साथ भी सवालों जवाब का सिलसिला जारी है। ISPR की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के ये 3 जुमले मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रातों की नींदें उड़ाने के लिए बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि इन 3 लाइनों के अंदर ISPR इस बात का जिक्र कर रहा है कि बाज़ अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। यानी इन 3 सत्रों में ISPR इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी उद्यम मचाया गया, सियासी खलफशार किया गया, सियासत के नाम पर लोगों को इंतशार की तरफ धकेला गया, फसाद फिल अर्ज की बुनियाद रखी गई, उसमें भी जनरल फैज हमीद साहब पाकिस्तान की किसी सियासी कुव्वत के साथ ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर राब्ते में थे बल्कि ये जो राब्ते थे ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दुचार करने के लिए काफ़ी थे। और इन 3 सत्रों की अगर मज़ीद तशरीह की जाए तो ये 3 सत्रें जाती हैं जनाब 9 मई के वाक़यात की तरफ, और 9 मई बुनियादी तौर पर वो इवेंट था जिसके नतीजे में
पहली मर्तबा पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ताकतवर इदारे को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की एक सियासी कुव्वत ने ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनके शोहदा की यादगारों की तहकीर और तौहीन भी की। ये पहली मर्तबा था पाकिस्तान में जब किसी सियासी कुव्वत की तरफ से अफवाज पाकिस्तान पर अटैक किया गया। हत्ता कि यहां पर तो वो टाइम भी आया था जब मुंतखब वज़राए आज़म को फाय लगा दिया जाता था। वो टाइम भी आया था जब मुंतखब वज़राए आज़म जला वतन होने पर मजबूर हो जाते थे। वो वक्त भी आया था जब एस्टैब्लिशमेंट के खेल के नतीजे में हुकूमतों की तब्दीली बिल्कुल ऐसे होती थी जैसे मैले कपड़े तब्दील किए जाते हैं। हुकूमतों को घर भेजने के लिए टांगों पर बम बांधने के इल्जामात भी आयद किए जाते थे, लेकिन इलेक्शंस होते ही, हुकूमत की तब्दीली होते ही तमाम के तमाम इल्जामात हवाओं में उड़ जाते थे। उन तमाम मौक़ों पर भी लोगों को फाय लगाने के बावजूद भी, लोगों को जिला वतन करने के बावजूद भी पाकिस्तान के सियासी शऊर की हामिल सियासी जमातों ने अफवाज पाकिस्तान के दरवाजे पर जाकर, उनके चौखट पर जाकर कभी एहतजाज नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि उन तमाम सियासी कुव्वतों को इस बात का अंदाजा था, इस बात का यकीन था कि अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना इनफैक्ट रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आपका क्या ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं कि अगर पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम से दुचार करना है तो उसके लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए इस बात को तसव्वुर भी कर लें कि जनाब इस मामले को हल करने के लिए अफवाज पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल से किसी भी तरीके से मुकालमा करके या उनको उनके साथ कोई डील करके मामलात को सेटल करते हैं, तो क्या मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए इमरान खान के ही नक्शे कदम पर चलने की राह हमवार नहीं होगी? 100% होगी। और इस सारे चक्कर के अंदर जनाब जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जिस वक्त चेन ऑफ कमान हो रही थी, जिस वक्त जो कमान जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा से लेकर जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के सुपुर्द की जा रही थी, उस वक्त भी जनरल बाजवा और जनरल फैज नेक्सस ना सिर्फ मुतहर्रिक थे बल्कि बहुत सारी कार्रवाइयां डालने की पोजीशन में भी थे और मुख्तलिफ मौके पर बहुत सारी जगहों पर जाकर ये बारूदी सुरंगें भी बिछा रहे थे। बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं कि 2 साल का अरसा क्यों लगा पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? तो ये जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, आपका क्या ख्याल है इन बारूदी सुरंगों की सफाई करना कोई आसान काम था? इस सारी सूरत हाल में इन बारूदी सुरंगों को हटाए बगैर अगर इन जनरल्स के खिलाफ किसी तरह की भी कोई कार्रवाई की जाती तो पाकिस्तान किसी खौफनाक हादसे से दुचार हो सकता था। लिहाजा निहायत सोचे समझे मंसूबे के तहत निहायत सब्र और तहम्मुल के साथ सबसे पहले बारूदी सुरंगों को साफ किया गया, सबसे पहले पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया गया और फिर उसके बाद आगे चला गया। अब बहुत सारे लोग इस बारे में भी इजहार ख्याल करते हुए नजर आते हैं कि जनाब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपने कंट्रोल को मुकम्मल कर लिया है। जबकि मेरा मानना यह है कि 9 मई के वाकयात को ही बुनियाद बनाया गया, क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर अपने जाती ग्रज को निकाल रहे होते तो उनके लिए अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के फौरी बाद जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही ज्यादा आसान था। और इस हवाले से हफीजुल्लाह नियाजी साहब और कामरान शाहिद साहब के ढके छुपे अल्फाज में 2 इंकशाफात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन दोनों जर्नलिस्ट ने इस बात का खुद इंकशाफ किया था कि 22 नवंबर को, यानी वो टाइम जब ये जो चेन ऑफ कमान है इसके हवाले से हुकूमती लेवल पर हतमी तौर पर फैसला कर लिया
لیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کو کسی صورت ایکسٹینشن نہیں ملنی، جب اس بارے میں حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو کسی بھی صورت چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگایا جانا، اس وقت بھی جنرل باجوہ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ سے اس بارے میں رابطہ کر رہے تھے کہ عاصم منیر کی بجائے جنرل شمشاد کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے، اور جنرل عاصم منیر کو اگر اکاموڈیٹ ہی کرنا ہے تو ان کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنایا جائے۔ اور اس موقع پر ایک کھانے کی تقریب تھی اور ایک جرنلسٹ کو جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بطور چیف آف آرمی سٹاف رات کے کھانے پر اپنے گھر مدعو کر رکھا تھا، اور اس موقع پر اس جرنلسٹ کے سامنے جنرل فیض حمید کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون آیا، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ اس جنرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ نے جن کا نام تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے بعد کامران شاہد صاحب نے خود اپنے ایک ٹاک شو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اس ساری کی ساری کاروائی کو بے نقاب کیا کہ اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ کامران شاہد صاحب بیٹھے تھے، اور اس موقع پر جنرل فیض حمید جنرل باجوہ کو یہ بات باور قرار دے کہ پائن مونیجے لا رہے ہو آرمی چیف، تو جنرل باجوہ اس کے بعد نہایت نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے اور چند مغلظات کا استعمال کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہن عاصم منیر آ رہا ہے تے عاصم نے تینوں نہیں چھڈنا، بہتر یہ ہے کہ تم ریزائن کر دو۔ لیکن اس وقت بھی جنرل فیض حمید نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر ریزائن نہیں کیا تھا۔ ریزائن اس وقت کیا جب چین آف کمانڈ کی تقریب ہو گئی، جب کمانڈ سٹک جناب قمر جاوید باجوہ سے جنرل عاصم منیر کو منتقل ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سارے واقعے کی رودات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی ذاتی گرج کے اوپر جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، کسی ذاتی گرج کے اوپر عمران احمد خان نیازی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن اب یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اس پریس ریلیز نے یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اگر افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کو یا ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے پر موجودگی کے دوران قائم ہونے والے لنکس کی بنیاد پر اگر سیاسی میدان کے اندر کسی طرح کی اتھل پتھل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہیجان انگیزی کرنے کی کوشش کی جائے گی، ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، ریاست کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ دونوں نہ صرف اس وقت بھی انٹیکٹ ہیں بلکہ یہ دونوں جنرل فیض حمید اور دونوں بریگیڈیئرز اور ایک کرنل کے اوپر بھی اسی طریقے سے نافذ العمل ہیں جس طریقے سے کورٹ مارشل کی اس کارروائی میں جنرل فیض حمید کی طرف سے اگر عمران خان کا نام لیا گیا تو یہ تمام کے تمام قوانین عمران خان کے اوپر بھی نافذ العمل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کورٹ مارشل کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کو سزا ہوتی ہے اور اسی کارروائی کے اندر عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو جو سزا جنرل فیض حمید کو ملے گی وہی سزا عمران احمد خان نیازی کو ملے گی، اور یہی آج کی اس پریس ریلیز کے اندر سب سے بڑا ہنٹ ہے، سب سے بڑا اشارہ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اڈیالہ جیل میں مقیم عمران خان صاحب کو اس اہم ترین اشارے کی نہ صرف خبر ہے بلکہ ان کو بھی اب حالات کی نزاکت کا بہت ہی زیادہ علم ہو چکا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب حالات کے اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے عمران خان صاحب پیروں پر باضابطہ طور پر گرنے کے عمل کا آغاز کب کریں گے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وقت بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں۔ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔